हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पीसीएम स्टार क्लासेस पर। आज के वीडियो में हम आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी व उसके लक्षण तथा उपयोग समझाएंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th व 12th दोनों में पूछा जाता है। इससे कुछ ना कुछ जरूर आता है। तो आइए देखते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी व उसके लक्षण एवं उपयोग। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी धातुओं को उनकी सक्रियता के घटते क्रम में लिखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे धातुओं की विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। यदि हम धातुओं को उनकी क्रियाशीलता, सक्रियता का मतलब है क्रियाशीलता, यदि हम धातुओं को उनकी सक्रियता के घटते क्रम में लिखें तो हमें एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। अब क्रियाशीलता के घटते क्रम का मतलब यह है कि जो सबसे अधिक क्रियाशील है उसको हम इस श्रेणी में सबसे ऊपर रखें, फिर उससे कम है उसको नीचे, फिर इस तरह से घटते हुए क्रम में जब रखते हैं तो हमें एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी। आइए उदाहरण पर देखो, विद्युत रासायनिक श्रेणी दिखाई गई। इसमें कुछ धात्विक तत्वों को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में रखा गया है, और इस श्रेणी में सबसे ऊपर कौन सा तत्व, पोटेशियम है। तो सबसे पहले पोटेशियम, क्योंकि पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील है, इसको इसमें सबसे अधिक रखा गया। फिर उससे कम सोडियम है, फिर उससे कम कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। इस प्रकार से इस श्रेणी में धात्विक तत्वों को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में हमने लिखा है। तो ये जो श्रेणी प्राप्त होती है इसे हम क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, विद्युत रासायनिक श्रेणी। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। ओके, तो ये क्या कहलाती है, जो सीरीज प्राप्त हो रही है इसको हम क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। और इस श्रेणी में सबसे ऊपर कौन सा तत्व है, पोटेशियम, ये सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है। तो अगर आता है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन है, तो वो है पोटेशियम। ओके, और सबसे कम क्रियाशील तत्व सोना है, Au, ये सबसे कम क्रियाशील है। और ये हमने ऊपर से नीचे की ओर इस तरह तीर का निशान जो है वो ये बताता है कि घटती अभिक्रियाशीलता, हमने अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में इन धातुओं को लिखा। ओके, तो आप इस तरह से इसकी परिभाषा लिख देंगे और इन धातुओं को आप याद करके और इस प्रकार से क्रम से लिख देंगे। और पोटेशियम के आगे सबसे अधिक क्रियाशील तत्व और यहाँ सबसे कम क्रियाशील तत्व। ओके, अब आइए समझते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण क्या हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी में विभिन्न धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में रखा गया। ये तो आप ऊपर समझ चुके हैं। यदि धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में हम रखते हैं तो हमें श्रेणी प्राप्त होती है, वही श्रेणी विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है। तो पहला पॉइंट क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में विभिन्न धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में रखा गया है। ओके, दूसरा पॉइंट है, इस श्रेणी में ऊपर स्थित धातुएं अपने से नीचे स्थित धातुओं को उनके लवण के विलयनों से विस्थापित कर देती है। इस श्रेणी की ये विशेषता है कि इसमें जो धातुएं ऊपर स्थित हैं वो अपने से नीचे वाली धातुओं को उनके लवण के विलयनों से हटा देती है। अब जैसे इसमें सोडियम है तो सोडियम कैल्शियम से ऊपर है, तो सोडियम धातु क्या करेगी, कैल्शियम को हटा देगी उसके लवण के विलयन से। इसी प्रकार अब जैसे यहाँ जिंक है, जिंक का स्थान देखो कॉपर से ऊपर है, तो जिंक धातु कॉपर को उसके लवण के विलयन से हटा देगी। ओके, और अगर हाँ आप ये कहें कि कॉपर जिंक को हटा दे तो नहीं हटा पाएगी। क्यों? क्योंकि कॉपर का स्थान जिंक से नीचे है।
ओके, तो नीचे वाली धातुएं ऊपर वाली धातुओं को नहीं हटा पाती है, लेकिन ऊपर वाली धातुएं, इस श्रेणी में जो ऊपर धातुएं हैं वो अपने से नीचे वाली धातुओं को उनके लवण के विलयन से क्या करती हैं, विस्थापित कर देते हैं। ओके, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है Zn प्लस CuSO4। जब कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक डालते हैं तो अब चूंकि जिंक का स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर से ऊपर है तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा और क्या बनेगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ये एक विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसी तरह Fe प्लस CuSO4, लोहे का स्थान भी कॉपर से ऊपर है, इसलिए ये कॉपर को हटा देगा, क्या बनेगा, FeSO4 प्लस Cu। अब इसको देखिए Ag प्लस CuSO4, नो रिएक्शन, क्योंकि सिल्वर का स्थान कॉपर से क्या है, नीचे है, इसलिए सिल्वर कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित नहीं कर पाएगी, तो कोई क्रिया नहीं होगी। ओके, इस प्रकार से विद्युत रासायनिक श्रेणी का ये बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातुएं ऊपर हैं वो नीचे वाली धातुओं को उनके लवण के विलयन से विस्थापित कर देते। ओके, अगला, इस श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित कर देती हैं। इस श्रेणी में जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर स्थित हैं वे धातुएं क्या करती हैं, अम्लों से हाइड्रोजन को क्या करते हैं, विस्थापित करते हैं। जैसे Zn प्लस 2HCl, यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अब चूंकि जिंक का स्थान हाइड्रोजन से क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर है, इसलिए ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है, तो क्या बनता है, जिंक क्लोराइड प्लस H2 गैस, हाइड्रोजन गैस निकल। सिमिलरली मैग्नीशियम जब सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है तो चूंकि मैग्नीशियम का स्थान भी हाइड्रोजन से ऊपर है तो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं, तो क्या बनता है, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। इस प्रकार से जो धातुएं विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर हैं वे अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित कर देते। ओके, अब देखिए इसके उपयोग क्या हैं। नंबर 1, इस श्रेणी की सहायता से धातुओं की अभिक्रियाशीलता की तुलना की जा सकती है। इस श्रेणी का मुख्य उपयोग क्या है कि धातुओं की अभिक्रियाशीलता की तुलना करते कि कौन सी धातु अधिक क्रियाशील है, कौन सी धातु कम क्रियाशील। ओके, तो इस श्रेणी में जो धातुएं सबसे ऊपर हैं, जो धातु सबसे ऊपर है वो अधिक क्रियाशील होगी, जो सबसे नीचे वो सबसे कम क्रियाशील होगी, और उसी क्रम में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्रियाशीलता क्या होती है, घटती चली जाती है। इस श्रेणी की सहायता से हम धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना कर सकते हैं कि कौन सी धातु अधिक क्रियाशील है और कौन सी धातु कम क्रियाशील है। भाई जो धातु ऊपर होगी वो अधिक क्रियाशील होगी और जो नीचे होगी वो कम क्रियाशील होगी। ओके, दूसरा, इस श्रेणी की सहायता से विभिन्न धातुओं द्वारा अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित कर पाने की क्षमता की जानकारी प्राप्त होती है। इस श्रेणी से हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है कि कौन सी धातु अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित करेगी और कौन सी धातु विस्थापित नहीं करेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर हैं वे अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित कर देती हैं और जो धातुएं हाइड्रोजन से नीचे हैं वो अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाती हैं। तो इस प्रकार ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अगर वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।